Hello and welcome everybody. And in the political science, we are going to start a new lesson, federalism. And federalism is a system of governance in which the power is distributed between the central government and its subsequent units. तो फेडरलिज्म क्या है? एक ऐसा तरीका है गवर्नेंस का जिसमें पावर या शक्ति का बंटवारा होता है। मतलब कोई एक सत्ता या केंद्र नहीं होता है, और केंद्र होता भी है तो अपनी शक्तियों का बंटवारा करता है जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उसके साथ। और इससे क्या होता है, गवर्नेंस जो है अच्छा होता है। इन इंडिया वी हैव 3 tier ऑफ गवर्नमेंट, देयरफॉर वी कैन से दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। तो इंडिया, भारत हमारा देश जो है फेडरल कंट्री क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ 3 स्तर पे सरकार काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द होल ऑफ द कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्टिकुलर स्टेट, एंड एट द लोअर लेवल और लोकल लेवल पंचायती राज, विलेज पंचायत, देन द नगर पंचायत, म्यूनिसपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इस तरह से त्रिस्तरीय हमारे यहाँ सरकार का प्रावधान है, और इस प्रावधान के तहत सरकार जो है अपना संचालन करती है। और जो हमारा जो देश इंडिया है, जहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 135 करोड़ है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने के लिए और प्रॉपर्ली गवर्न करने के लिए त्रिस्तरीय जो सरकार है सबसे अच्छी है और सबसे उपयुक्त भी है। सपोज दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द विलेज और टाउन, we can't straight away go to the state government or central government. We have to go to the lowest level of government, maybe the village panchayat or maybe the municipality. And if you are living in a very big city like metro city, Delhi, Calcutta, Mumbai, Chennai, then the city has a municipal corporation, and it is also an elected body. The mayor is the head of the municipal corporation, the chairman of the municipality, and in the village level the Panch, Sarpanch and the others are there. So the governance, federalism is a very must, and it helps in the proper distribution of power between the center and the various constituent units. Now, what are the features of federalism? टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ 2 या अधिक लेवल की सरकारें होती हैं। मतलब स्तर जो लेवल है, इंडिया में 3 लेवल्स हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड द लोअर लेवल, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और द विलेज पंचायत। देन द नेक्स्ट थिंग इज एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन इज वेल डिफाइंड। मतलब क्या, जो कार्य क्षेत्र है उसका डेफिनेशन क्लियर है। लाइक वी लिव इन द स्टेट ऑफ बिहार एंड द बिहार बाउंड्रीज दे आर क्लियरली मेंशन। तो बिहार की जो बाउंड्रीज हैं क्लियरली मेंशन है। तो बिहार सरकार के क्षेत्र में वही क्षेत्र आते हैं जो बिहार के बाउंड्री के अंदर हैं, और उसका कार्य क्षेत्र वहीं तक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य क्षेत्र क्या है, पूरे देश में है। तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी है, सब उसके अंडर में आते हैं। पंचायत लेवल है तो पंचायत में जितने गांव आते हैं सब उसके लेवल में है। सो द एरिया जुरिस्डिक्शन इज वेल डिफाइंड इन द फेडरल स्ट्रक्चर। देन हर एक लेवल पे अथॉरिटी है कि अपने स्तर पे जो कार्य हैं, प्लानिंग करना, एनफोर्स करना और वेलफेयर स्कीम्स को लागू करना, वो कर सकते हैं। देन द फंड्स आर एलोकेटेड। फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है। द स्टेट एलोकेट द फंड्स टू द लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इन दिस वे द प्लानिंग एंड द welfare progress work is done at all the places. Then the next thing is
पावर्स आर प्रोवाइडेड टू ऑल द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो हर एक स्तर पे जो सरकार है तो कुछ पावर्स दिए गए हैं कि उसके जो क्षेत्र में है कौन कौन से काम वो कर सकता है। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे देश के लिए है। जितने भी इंपॉर्टेंट पावर्स है जैसे नोट छापना, करेंसी, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस ऑफ द कंट्री, all these are the important things, most important, they are given to central government. Second thing, the state government, police, administration, they belong to the state government. तो इस तरह से सबके अलग अलग पावर्स बांट दिए गए हैं और कोई एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है। देन व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। अब हम देखें कि इंडिया को फेडरल कंट्री कौन कौन से लक्षण बनाते हैं। तो कौन से लक्षण है या कौन से एलिमेंट्स हैं जिसको हम देख के कह सकते हैं कि नहीं इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। वी कैन जस्टिफाई दिस फैक्ट। फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इज द लिस्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए लिस्ट बना दिए गए। लिस्ट मीन्स का इसमें विषय जो हैं उसको अलग अलग किया गया है। यूनियन लिस्ट क्या है? ये वो लिस्ट है जिसमें वो सभी आइटम्स या एलिमेंट्स को रखा गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में या पावर में आती हैं, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है, वर्कआउट करती है। द गुड एग्जाम्पल इज फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, बैंकिंग, ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड एंड अदर्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मामले हैं जैसे नोट छापना हुआ, डिफेंस ऑफ द नेशन हुआ, बैंक को कैसे चलाना है, और इंटरनेशनल ट्रेड किन देशों के साथ हमको व्यापार करना है, किन के साथ नहीं करना है, कैसे होगा, तो ये जितना भी वर्क है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड टू डू दिस वर्क बिकॉज इट हैज मोर पावर, मोर मनी एंड मोर sovereignty in this regard to do this work. Then the next is the state list. स्टेट लिस्ट क्या है? ये वो लिस्ट है जिसमें स्टेट्स जो हैं हमारे यहाँ जितने भी स्टेट्स हैं उनको क्या पावर दिए गए हैं या वहाँ जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या पावर इस्तेमाल करके अपने राज्य का विकास कर सकती है, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। दे इंक्लूड पुलिस, पुलिस जो है प्रशासन, ट्रेड है, कॉमर्स है, इसके अलावा एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है। तो इन सभी को इस लिस्ट में डाला गया है और इसको डालने का मतलब क्या है कि ये राज्य के विकास के लिए आवश्यक है। जितने भी हम आइटम्स का नाम बताए, ट्रेड, पुलिस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये राज्य के आइटम हैं और इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, नियमों को बदल भी सकती है क्योंकि उसको अपने राज्य से संबंधित ये चीज़ है, उसको उसमें पूरा हक है अपना राज्य का विकास करने में। देन द नेक्स्ट इज द कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट क्या होता है कि इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट रहते हैं जो दोनों स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे दोनों के लिए समान इंटरेस्ट वाले होते हैं, उन सबको यहाँ पे रखा गया है। जैसे फॉरेस्ट है, एडुकेशन है, ट्रेड यूनियन, जंगल, शिक्षा, ट्रेड यूनियन। अच्छा, इसके अलावा मैरिज है, सक्सेशन है, ये जितने भी आइटम्स हैं सभी को इस लिस्ट में रखा गया है। तो इन पे दोनों में से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो लॉ बना सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो भी लॉ बना सकती है। लेकिन यदि कोई डिस्प्यूट होता है, मतलब यदि कोई मतभेद होता है, कोई झगड़ा होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा हक है कि वो नियम वही बनाएगी या जो नियम वो बना देती है उसी को लागू करना है। स्टेट उसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो कंकरेंट में भी दोनों लोग नियम बना सकते हैं, लेकिन यदि केंद्र चाहता है कि नहीं हमको ये नियम बनाना ही है तो स्टेट उसको रोक नहीं सकता है बिकॉज द सेंटर हैज़ मोर अथॉरिटी एंड मोर पावर एंड इट हैज़ मोर इम्पोर्टेंस देन द स्टेट। तो इस तरह से इंडिया चूंकि एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है जिसमें सेंटर सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, तो सेंटर के पास ज़्यादा अथॉरिटी है कानून बनाने के नज़रिए से। इन दिस वे वी कैन से दैट द फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया
some new matters like computer software and others which came up after the constitution was made. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बहुत सारे नए नए मैटर था जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाने के बाद ये इसका मैटर आया। तो इसको भी यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके पास ज़्यादा पावर है और इसको रेसिडुअरी सब्जेक्ट कहा जाता है। तो रेसिडुअरी सब्जेक्ट कौन से हैं? वे आइटम्स जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद आए उनको रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है कानून बनाने के लिहाज से। Thus, we can say that India is a federal country because it has 3 layers of government, jurisdiction is well defined, powers are allocated by the constitution, and each level has own powers to exercise and implement. And thank you very much for listening to me. If you have any questions and queries and comments, you can put up in the comment box, and have a good day.